हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने एक नया सीरीज की शुरुआत किया था जिसका नाम था स्पीडी सामान्य अध्ययन, जिसमें बिहार दरोगा, एईडीओ, टीआरई के बारे में जो है कि आपको विशेष महत्वपूर्ण जो है कि आपको रिवीजन बुक निकाला गया था। इसमें हम लोगों ने इतिहास को पूरा देख लिया है, भूगोल को पूरा देख लिया है, राजनीतिक शास्त्र को हम लोगों ने पूरा देख लिया है। आज का जो टॉपिक है सामान्य अध्ययन में, वो होगा हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स। ये अंतिम टॉपिक जो है कि आपको होगा। उसके बाद हम लोग साइंस के वीडियो को शुरू करेंगे। इसी सीरीज के माध्यम से साइंस को भी हम लोग पूरा देख लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही बायो में टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जो है कि आपको ज्वाइन कर लीजिएगा। आइएगा अर्थशास्त्र के बारे में जो है कि आपको शुरू करते हैं। पहले सवाल के साथ जो है कि आपको शुरुआत करते हैं। आइए देखिएगा पहला सवाल क्या बोल रहा है। पहला सवाल बोलता है कि अर्थशास्त्र के जनक जो है कि आपको किसे माना गया है? एडम स्मिथ को माना गया है। और अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा अर्थव्यवस्था है? तो ये विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। आगे बोल रहा है आपका कि तृतीय जो है कि आपको विश्व, थर्ड वर्ल्ड शब्द जो है कि आपको प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है थर्ड वर्ल्ड? तो यह है विकासशील देशों के लिए जो है कि आपको दिया जाता है। आगे देखिएगा अगला है कि आपका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की होगी? अमेरिका की अर्थव्यवस्था होगी। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की अर्थव्यवस्था दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। अगला है कि सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का अर्थव्यवस्था विश्व में कैमी अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है। और क्रय शक्ति क्षमता मतलब ट्रिपल पी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कैमी है? तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है क्रय शक्ति के आधार पे भारतीय। आगे बोलता है कि पूंजीवाद और समाजवाद अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला जो है कि आपको देश कौन सा? तो पूंजीवादी को अपनाने वाला कौन था? तो पूंजीवादी को अमेरिका अपनाया था। जबकि समाजवादी को कौन अपनाया था? रसिया जो है कि अपनाया था। आगे चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत जो है कि आपको किसने? एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन से जो है कि आपको दिया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कीमत निर्धारण होता है पूंजी और मांग के आधार पर जो है किसका निर्धारण किया जाता है? रखो और निकालो की नीति जो है कि आपको किस अर्थव्यवस्था की होगी? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की होगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था को प्रतिपादन जो है कि आपको किया था, समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था किसने किया था? तो जर्मन के दार्शनिक कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है कि आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था को दिया गया था। आगे क्या बोलता है? अगला बोलता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पर नियंत्रण जो है कि आपको होता है किसका नियंत्रण होता है? तो निजी व्यक्तियों का नियंत्रण जो है कि आपको होता है पूंजीवादी में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण होता है तो सरकार की नियंत्रण जो है कि आपको समाजवादी में होता है, बिल्कुल सही है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, इसमें सरकार का तो होता ही है, साथ साथ निजी व्यक्तियों का भी भागीदारी होता है। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व जो है कि आपको भारत की अर्थव्यवस्था में होने वाला है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव जो है कि आपको किसने दिया था? तो अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो फ्रांस जो है कि आपको था। और भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था कब? 1948 में भारत ने अपनाया था। आगे देखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो बंद जो अर्थव्यवस्था होता है, इसमें ना तो हम आयात करते हैं ना ही निर्यात करते हैं, मतलब अपने देश का ही सामान अपने देश में उपयोग कर लेते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ना तो हम किसी देश से सामान को मंगवाते हैं और ना ही किसी देश में हम सामान को अपना भेजते हैं। यही जो है कि आपको होता है। आगे आइएगा, अगला है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन जो है कि आपको साल 1990 ईस्वी में अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा जो है कि आपको किया गया। पूछेगा ये महबूब उल हक का संबंध कहाँ से है? तो पाकिस्तान से इनका संबंध जो है कि आपको होने वाला है।
मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा कब से आता है? 1990 से ये मानव विकास सूचकांक आता है। और मानव विकास सूचकांक एचडीआई इंडेक्स का आकलन, आगे देखिएगा, आकलन किस आधार पे होता है? तो ये 3 आधार होते हैं, जीवन प्रत्याशा होता है, शिक्षा होता है और प्रति व्यक्ति जो है कि आपको आय होता है। इस 3 आधार पर एचडीआई इंडेक्स को क्या किया जाता है? एचडीआई इंडेक्स को निकाला जो है कि आपको जाता है। आगे देखिएगा, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोलता है कि भारत की पहली मानव रिपोर्ट जो है कि आपको विकास रिपोर्ट कब जो है कि आपको जारी हुई थी? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट की बात करेंगे, अप्रैल 2002 में इसको सबसे पहला बार जारी किया गया था। भारत के मानव विकास रिपोर्ट कौन जो है कि आपको प्रकाशित करता है या जारी करता है? तो भारत में कौन करता है? नीति आयोग संस्था जो है कि आपको करती है। आपको पता होगा 1950 में नीति आयोग की क्या होती है, 2015 में नीति आयोग की स्थापना होती है योजना आयोग के स्थान पे। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य, जो राज्य स्तरीय जारी किया था वो पहला राज्य भारत का कौन बना था? ये मध्य प्रदेश जो है कि आपको बना था। मानव विकास सूचकांक एचडीआई इंडेक्स 2024-25 में भारत का स्थान क्या है? 130 स्थान जो है कि आपको होने वाला है। और स्कोर की बात करेंगे 0.685 स्कोर जो है कि आपको भारत किया था। मानव विकास सूचकांक 2024-25 में प्रथम जो है कि आपको स्थान और अंतिम स्थान की बात करेंगे, प्रथम स्थान पे आइसलैंड होगा और अंतिम स्थान पे दक्षिण सूडान जो है कि आपको होने वाला है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, बहुत अच्छा टॉपिक है अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, आइएगा देखते हैं। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कितने क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को विभाजित किया गया है? 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? पहला, द्वितीय और तृतीयक जो है कि आपको क्षेत्र होने वाला है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो कृषि आते हैं, पशुपालन आते हैं, खनन आते हैं, वानिकी आते हैं, मत्स्य पालन आते हैं। जो प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करता है उसे ही प्राकृतिक क्षेत्र कहा जाता है या प्राथमिक क्षेत्र जो है कि आपको कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्रों से बना हुआ कोई उत्पाद निकाल कर कोई नया चीज़ बना दे उसे द्वितीयक क्षेत्र जो है कि आपको कहा जाता है। जैसे समझिएगा, जैसे खेत में होता है आलू और आलू से हम चिप्स बना दिए, तो ये चिप्स जो बना है ना, ये विनिर्माण हुआ है, मतलब ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे हो गया तंबाकू से देखिएगा, तंबाकू से हम खैनी बना देंगे, गुटखा में तंबाकू का जो है कि प्रयोग जो है कि आपको कर देंगे, है ना, सिगरेट में प्रयोग हो जाएगा, तो ये द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा। जैसे होगा कपास, और कपास से क्या बन जाएगा? कॉटन, कपड़ा जो है कि आपको बन जाएगा, ये द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा, और कपास हो जाएगा प्रथम क्षेत्र में। यही बातों को समझिएगा। द्वितीय क्षेत्र जो है कि आपको संबंधित है विनिर्माण से, निर्माण से, विद्युत और जल आपूर्ति, ये द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण होगा। तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर जो है कि आपको आता है चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल इत्यादि जो ये तीसरा क्षेत्र में आता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्राथमिक कृषि, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक जो है कि आपको सेवा क्षेत्र का योगदान, मतलब इसमें पूछेगा कि सबसे अधिक किस क्षेत्र का योगदान होता है, तो सबसे अधिक सेवा क्षेत्र का योगदान होता है। और सबसे कम किसका योगदान होता है? सबसे कम प्राथमिक सेक्टर का योगदान जो है कि आपको होता है। एक बात और याद रखिएगा, जैसे जैसे किसी देश का विकास होगा तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ते जाएगा और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या होगा? घटते जो है कि आपको जाएगा। आगे आते हैं। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी अधिक योगदान जो है कि किसका होगा? सेवा सेक्टर, मतलब तीसरे सेक्टर का जो है कि आपको होने वाला है। राष्ट्रीय आय की गणना, बहुत अच्छा टॉपिक है, आइए देखते हैं। पहला बोलता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया बताया गया था? 20 रुपया जो है कि आपको बताया गया था। आगे बोलते हैं दादा भाई नौरोजी का पुस्तक कौन सा है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी का पुस्तक होगा। धन निष्कासी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना 1931-32 में किसके द्वारा किया गया? वैज्ञानिक आधार पे बोल रहा है, किसके द्वारा? वैज्ञानिक आधार पे बोल रहा है, BKRB राव के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और BKRB राव के द्वारा वैज्ञानिक आधार पे 1931-32 में किया गया, और उसमें प्रति व्यक्ति आय भारत का क्या बताया गया है? तो उसमें बताया गया 62 रुपया जो है कि आपको बताया गया है। आगे देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय 62। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि स्वतंत्रता पश्चात भारतीय सरकार के द्वारा
भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 अगस्त 1949 को पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में जो है कि आपको राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया 1949 में। आगे देखिएगा, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है? अगला सवाल बोलता है कि राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया था किसने दिया था? तो वाणिज्य मंत्रालय ने दिया था। कब दिया था? 1948-49 में जो है कि आपको दिया था। और वर्तमान में राष्ट्रीय आय का गणना करता है कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय में मदद कौन पहुंचाता है? तो इसका मदद करता है केंद्रीय राष्ट्रीय सूचना सर्वेक्षण संगठन NSSO जो है कि आपको मदद जो है कि आपको पहुंचाता है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 2 मई 1951 में किया गया था। और मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ होगा? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर होने वाला है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष कौन सा आधार वर्ष से हमारा राष्ट्रीय आय का गणना होता है? तो 2011-12 के आधार वर्ष से किया जाता है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो है कि आपको किसको माना गया है? राष्ट्रीय आय का जो लेखांकन होता है उसका जन्मदाता किसको माना गया है? साइमन, है ना, कुजनेस्ट को जो है कि आपको माना गया है। इन्हीं को जो है कि आपको माना गया है। अगला है कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामान और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को कहलाता है। क्या कहलाता है? इसी को कहलाता है राष्ट्रीय आय हमारा कहलाता है। राष्ट्रीय आय एक बाहरी प्रवाह है, स्टॉक नहीं। राष्ट्रीय आय है एक बाहरी प्रवाह है लेकिन स्टॉक नहीं होने वाला है। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ जो है कि आपको मापक कौन सा होगा? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब NNP पर जो है कि आपको निकाला जाता है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से क्या घटाया जाता है? तो NNP में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दीजिएगा तो राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से संबंधित होगा। हिंदू वृद्धि दर का संबंध होगा। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा किया गया था। 1981 में किया गया था। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होगा? तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक कम योगदान, अच्छा सबसे कम योगदान जो है कि किसका होगा? तो प्राथमिक क्षेत्र का होगा मतलब कृषि का होने वाला है। अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर जो है कि आपको मापा जाता है राष्ट्रीय आय के अनुसार। इसका वृद्धि दर जो है कि आपको क्या किया जाता है? मापा जाता है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वेत पत्र जो है कि आपको कहलाता है। आगे आते हैं, राष्ट्रीय आय संबंधित जो है कि आपको पहला श्वेत पत्र जो है कि आपको कब जारी किया गया? CSO के द्वारा जारी किया गया। कब? 1956 ईस्वी में जारी किया गया था। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में क्या बोल रहा है सुनिएगा। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहते हैं? इसी को GDP के नाम से जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक जो है कि उपयुक्त माप जो है कि कौन है? उस देश का GDP होगा। सकल घरेलू उत्पाद जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है? वर्तमान में भारत में GDP की गणना किस वर्ष आधार पर किया जाता है? तो यह 2011-12 के आधार पर हमारे देश में GDP की गणना जो है कि आपको किया जाता है। भारत में GDP के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसके आंकड़े को क्या करते हैं? हम लोग जारी करते हैं। भारतीय GDP में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा सेक्टर का सबसे अधिक योगदान होगा। और भारतीय GDP में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि का योगदान सबसे कम देखने को मिलेगा। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद सर्वाधिक जो है कि योगदान देने वाला राज्य कौन सा है भारत में? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र होगा। अगला बोलता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से
पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य को हास्य को अगर घटा देने पर हमें प्राप्त प्रतिफल क्या कहलाता है? निबल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। एनएनपी जो है कि आपको कहलाता है। अगला जो टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय होगा। क्या बोलता है जरा देखिएगा। पहला बोलता है कि किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है, कौन होता है? आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति जो है कि आपको आय होता है। और प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय में से जनसंख्या से भाग देकर। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन हो जाएगा? भारत में गोवा हो जाएगा। और सबसे कम किसका हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। वर्तमान में सर्वाधिक जो है कि प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलेगा। और वर्तमान में न्यूनतम जो है कि आपको प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? दादरा नगर हवेली, दमन दीप और या लद्दाख जो है कि आपको सबसे कम वाला हो जाएगा। गरीबी निर्धनता आइएगा। गरीबी से आशय क्या है? जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहना ही जो है कि आपको कहलाता है गरीबी। और भारत में गरीबी के मापांक के आधार क्या है? मापांक के आधार होने वाले हैं न्यूनतम कैलोरी उपभोग या प्रति व्यक्ति व्यय से जो है कि हम लोग गरीबी को मापते हैं। वही अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जो है कि आपको प्रतिदिन कैलोरी निर्धारण किया गया है 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। और शहरी क्षेत्रों के लिए कितना होगा? शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी जो है कि आपको होने वाला है। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो यह नीति आयोग वर्तमान में हमारे भारत में करता है। और भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला जो है कि आपको प्रयास सबसे पहला किसने किया था? योजना आयोग ने किया था। कब किया था? 1962 ईस्वी में किया था। आगे देखिएगा अगला जो सवाल है क्या बोलता है कि सुरेश तेंदुलकर समिति वर्ष 2004 में और सी रंगराजन समिति 2012 में इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है कि गरीबी मापने से जो है कि आपको संबंध होगा। अगला है कि आपका विश्व बैंक द्वारा गरीबी निर्धारण रेखा माना गया है कितना? $3 से अगर प्रतिदिन अगर आप कम कमा रहे हैं, $3 का मतलब हो गया वर्तमान के हिसाब से देखिएगा ना 90 पार हो गया, तो 9 3 27 मतलब 270 रुपया से अगर आप कम कमा रहे हैं तो आपको क्या माना जाएगा? आपको गरीब जो है कि आपको माना जाएगा। विश्व बैंक ऐसा बोलता है। गरीबों की आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान या संगठन NSSO के द्वारा जो है कि आपको जारी किया जाता है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको CPI कहते हैं। CPI के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण का सुझाव जो है कि आपको दिया था। कौन सा समिति ने दिया था? लक्कड़वाला समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लक्कड़वाला समिति कब का है? 1989 का ये लक्कड़वाला समिति होगा। भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार होगा और सबसे जो है कि आपको कम गरीब या अमीर राज्य बोलिए तो केरल होगा। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? आय की विषमताएं और गरीबी को मापने के लिए लॉरेंज वक्र का भी प्रयोग करते हैं या गिनी गुणांक का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। लॉरेंज वक्र क्या होता है? आय की वितरण का ग्राफिकल जो है कि आपको प्रदर्शन होता है, चित्रमय प्रस्तुति जो है कि आपको होता है कौन सा? लॉरेंज वक्र जो है कि आपको होता है। और वही गिनी गुणांक की बात करेंगे। गिनी गुणांक होता क्या है? तो लॉरेंज वक्र का गणितीय रूप अर्थात एक संख्या के रूप में जो है कि आपको गिनी गुणांक जो है कि आपको काम करता है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी निवारण का सर्वप्रथम जो है कि आपको अपनाया था। गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया था कौन सा कार्यक्रम? अंत्योदय कार्यक्रम को अपनाया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम का क्या अर्थ होता है? अंतिम व्यक्ति का उदय जो है कि इसका पूरा जो है कि आपको अर्थ होता है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य होगा ग्रामीण गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना जो है कि आपको इसका पूरा लक्ष्य जो है कि आपको होगा। और अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में होता है। तत्कालीन कहाँ से? राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत किया जाता है। लेकिन आपसे पूछेगा बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को राजस्थान से अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया जाता है। दरोगा में क्वेश्चन पूछा है 1275 में जो PT का एग्जाम हुआ था इससे पहले वाला में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अन्नपूर्णा अन्न योजना की बात करेंगे। 25 अक्टूबर 2000 ईस्वी को गाजियाबाद के सिखोंडा ग्राम से इसकी शुरुआत जो है कि आपको किया गया है। अंत्योदय अन्न योजना। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को जारी कौन करता है? तो बेरोजगारी के आंकड़े को जारी करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSAO के द्वारा जो है कि आपको जारी किया जाता है। मौसमी, अदृश्य, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। एक ही नाम है, मौसमी बेरोजगारी बोल दीजिए, अदृश्य बोल दीजिए, प्रच्छन्न बोल दीजिए या छिपी हुई बेरोजगारी बोल दीजिए। ये सभी कहाँ पे? यह सभी जो है कि आपको कृषि के क्षेत्र में होगा। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? संरचनात्मक जो है कि आपको बेरोजगारी का स्वरूप होगा। संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, दीर्घकालीन लंबे समय के लिए चलता है। व्यावसायिक गतिविधियों में एक समान जो है कि आपको मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी जो है कि आपको कहा जाता है। चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादातर देखने को मिलती है विकसित देशों में। चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादातर देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले बेरोजगारी को हम लोग मौसमी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कि आपको कहा जाता है या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। आगे चलते हैं। शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, जो शहरी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्या बोलता है कि भगवती समिति का संबंध किससे है? तो भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से जो है कि आपको था। अगला है कि रोजगार गारंटी योजना। अच्छा टॉपिक है। आइएगा, भारत में रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बना था? महाराष्ट्र जो है कि आपको पहला राज्य बना था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत कब होता है? 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला से होता है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू कब हुआ था? तो 1 फरवरी 2008 से पूरे देश में ये लागू हुआ था। नरेगा को लागू कर दिया गया था। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब कर दिया गया है? मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलता है और मनरेगा कर दिया जाता है। मनरेगा का लक्ष्य होता है ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों तक का ये रोजगार प्रदान करना? तो 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना इसका लक्ष्य जो है कि आपको होता है। और इसी का नाम चेंज कर दिया गया है, जी राम योजना कर दिया गया है। और इसमें राम जी योजना में जो है कि आपको देखिएगा कितना दिनों का बोला है रोजगार मिलेगा? 125 दिनों का रोजगार जो है कि आपको मिलेगा। और 60% इसमें पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी और 40% इसमें पैसा कौन देगा? राज्य सरकार जो है कि आपको देगी। सभी जिला में 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो अपना बिहार जो है कि आपको प्रथम था। आगे बोलता है कि ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए पहला जो है कि आपको पुनर्निर्माण के लिए पहला सबसे बड़ा कार्यक्रम था। कौन सा कार्यक्रम था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? 1952 में 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत जो है कि आपको होती है। आगे देखिएगा अगला योजना क्या बोलता है? वित्त आयोग और वेतन आयोग। वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक जाकर यह समाप्त होती है। और प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। आगे बोल रहा है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो गठन करता है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत जो है कि आपको हर 5 वर्षों के अंतराल पे करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन 243 के आई में होता है। आई को ही झ लिख दिया है यहाँ पर। आगे देखिएगा वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है कि आपको प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी जो है कि आपको थे। और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है कि आपको करता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए होता है। और वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अध्यक्ष सहित होता है इसमें 5 सदस्य, मतलब 1 अध्यक्ष और 4 जो है कि इसके क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YB रेड्डी होंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है ना NK सिंह होंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगडिया होंगे। 15वें वित्त आयोग की कार्य अवधि 2020 से 26 तक होगी। 16वां का जो है कि आपको कब से लेकर कब तक? 2026 से 31 तक जो है कि आपको होगा।
वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच राजस्वों को क्या करना? बंटवारा करना इसका मुख्य काम होता है। 7वें वेतन आयोग जो है कि आपको फरवरी 2014 में आया था और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर थे और 7वें वेतन आयोग लागू हुआ था 2026 में। 8वां वेतन आयोग आता है 2025 में, लागू होता है 1 जनवरी 2026 से, है ना। रंजना प्रसाद देसाई 8वें वेतन आयोग के क्या होती है? अध्यक्ष जो है कि आपको होती है। अगला चैप्टर है आर्थिक नियोजन। क्या बोलता है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संशोधन का विभिन्न जो है कि आपको विकासात्मकता और गतिविधियों में कुशल उपयोग करना ही जो है कि आपको क्या होता है? आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है। नियोजन से तात्पर्य क्या है? आर्थिक नियोजन जो है कि आपको होगा, और नियोजन का सर्वप्रथम अपनाया गया था कहाँ से? रसिया से, जो रसिया ने जो है कि अपनाया था। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का विषय होगा, और आर्थिक नियोजन संबंधित होगा 7वीं अनुसूची में होगा, समवर्ती सूची में 7वीं अनुसूची में। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि भारत में नियोजित जो है कि आपको आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? 1951 में पहली बार पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू हुआ था। भारत में नियोजन की पहली जो है कि रूपरेखा प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा पहली बार जो है कि आपको प्रस्तुत किया गया था। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक पुस्तक में इसको पहली बार बताया गया था। भारत के आधुनिक नियोजन के प्रेरता जो है कि आपको कहा जाता है किसको? एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत में योजना का स्वरूप कैसा है? मिश्रित होगा। और बॉम्बे प्लान की बात करेंगे। बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय प्लान जो है कि आपको बॉम्बे प्लान पेश किया गया था। 1944 में पेश किया गया था। 8 उद्योगपतियों के द्वारा यह बॉम्बे प्लान दिया गया था। कितने उद्योगपति? 8 उद्योगपतियों के द्वारा यह बॉम्बे प्लान दिया गया था। गांधी योजना को प्रस्तुत किया है श्री मन्ना नारायण के द्वारा। 1944 ईस्वी में इसको क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया है। और जन योजना पीपुल्स प्लान किसके द्वारा लाया गया है? श्री एम.एन. रॉय के द्वारा जो है कि आपको लाया गया है। एम.एन. रॉय के द्वारा अप्रैल 1945 ईस्वी में कौन सा योजना? जन योजना को जो है कि आपको लाया गया है। आगे देखिएगा, अगला है कि सर्वोदय योजना को जो है कि आपको कौन लाया है? सर्वोदय योजना लाया है जयप्रकाश नारायण। कब लाए हैं? 1950 ईस्वी में लाए हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा योजना आयोग होगा। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया और योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय होने वाला है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। कौन थे? अहलूवालिया थे। और योजना आयोग को खत्म करके इसी के स्थान पे किसको लाया गया? नीति आयोग को लाया गया। आइएगा नीति आयोग के बारे में जरा देखते हैं। आइए देखते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर कौन सा किसका गठन किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है कि आपको पूरा नाम होगा। नीति आयोग के बारे में बोलता है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अस्तित्व में, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो 1 जनवरी 2015 में अस्तित्व में नीति आयोग आया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में योजना बनाने की जिम्मेदारी किसको मिली है? तो नीति आयोग को योजना बनाने की जिम्मेदारी मिली है। और नीति आयोग कैसे काम करता है? तो भारत के थिंक टैंक के रूप में जो है कि आपको काम करता है। और नीति आयोग का अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे, अरविंद पनगड़िया जो है कि आपको थे। और इनकी नियुक्ति कौन किया है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। नीति आयोग के प्रथम सीईओ की बात करेंगे, सत्यश्री खुल्लर जो है कि आपको होंगे। और नीति आयोग संस्था है, यह गैर संवैधानिक संस्था है। यह परामर्शीय जो है कि आपको परामर्शदात्री जो है कि आपको संस्था है, परामर्श देता है, सुझाव जो है कि आपको देने वाली संस्था है। भारत सरकार का थिंक टैंक के रूप में कौन काम करता है? नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक के रूप में काम करता है। और नीति आयोग का मुख्यालय देखिएगा कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में नीति आयोग का मुख्यालय होगा। आगे आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं।
अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि नीति आयोग का सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या होगा, तो शासी परिषद इसका महत्वपूर्ण इकाई होगा और इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में इसका गठन किया गया। एनडीसी का योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता है, एनडीसी देता है और एनडीसी का गठन जो है कि आपको 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। एनडीसी का अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। एनडीसी कैसा संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है होने वाला है एनडीसी। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है, तो सुपर कैबिनेट एनडीसी को कहा जाता था। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है, तो नीति आयोग का सचिव जो होता है वही राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। पंचवर्षीय योजना पे आते हैं, बहुत अच्छा योजना होगा। भारत में पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों को संतुलित उपयोग कर आर्थिक विकास को गति देना, यही इसका उद्देश्य होने वाला है। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रेरणा कहाँ से मिला है, तो रसिया से मिला है। और भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई है, तो अब तक 12 पंचवर्षीय योजना चलाया गया है। आगे देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का दायित्व किसके हाथों में है, तो केंद्र और राज्य सरकार के हाथों में इसका दायित्व होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, 1951 से लेकर 56 तक चला था। कौन सा मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य था कृषि जो है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि आपको रहता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक चलाया जाता है और यह किस मॉडल पर आधारित रहता है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था भारी उद्योग और आधारभूत उद्योगों को इसमें प्राथमिकता दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के इस्पात संयंत्र के कारखाने लगाए गए थे। किस पंचवर्षीय योजना में, दूसरा पंचवर्षीय योजना में। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच आधारित था और यह सैंडी मॉडल और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल और महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तीसरे पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर जो है कि आपको बनाना, यह तीसरे पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और अब तक के सबसे असफल पंचवर्षीय योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना हो गया, क्योंकि इसमें भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चाइना युद्ध और भारत में अकाल पड़ गया था, जिसके कारण ये क्या हो गया था, असफल जो है कि आपको हो गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का विकास दर, लक्ष्य और प्राप्ति कितना था। विकास दर का लक्ष्य हमारे सरकार रखा था 5.6% और प्राप्त कितना हुआ था, 2.8% जो है कि आपको प्राप्त हुआ था। आगे बोलता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना सफलता का कारण क्या था, तो इसका असफलता का कारण क्या था, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, भारत चाइना युद्ध 1962 में और भारत में भयंकर अकाल पड़ा था 65 से लेकर जो है कि आपको 66 तक। 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल में जो है कि आपको किया। क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। कैमी पंचवर्षीय योजना के दौरान, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं, अगला सवाल को देखिएगा। अगला सवाल बोलता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफलता के बाद 3 वार्षिक योजना चलाई गई थी, जिन्हें हम लोग योजना अवकाश कहते हैं। योजना अवकाश जो है कि 3 वर्षों के लिए चला था, 1966 से लेकर 1969 तक के बीच में ये चला था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है कि आपको 1969 से 74 के बीच में होती है और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित होता है, डीआर गॉडगिल मॉडल पे जो है कि आपको आधारित होता है। गॉडगिल योजना जो है कि आपको चतुर्थ योजना को कहा जाता है और चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 ईस्वी में किया गया था। 5वीं योजना का काल 1974 से 1978 तक हुआ था और 5वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा ये 4 वर्षों के लिए चला था और 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, डीपी धर मॉडल पर आधारित था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है कि इसका उद्देश्य था। 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना, 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना ये कौन सी थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये खत्म होने से 1 साल पहले ही जो है कि इसको बंद कर दिया गया था।
इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा, निर्धनता उन्मूलन का नारा जो है कि आपको कब दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुरुआत 1977-78 में शुरू किया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में। 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा 20 सूत्री जो है कि आपको कार्यक्रम का शुभारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में किया गया। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ है। और 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम जो है कि आपको राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMNP लागू किया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में लागू हुआ है। अनवरत योजना की बात करेंगे, रोलिंग प्लान का काल कब से है? 1978 से लेकर 80 तक ये रोलिंग प्लान चलता है। 5वीं योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया गया था, इसलिए रोलिंग प्लान चला था। अनवरत योजना गुरनाल मिंडल की पुस्तक एशियन ड्रामा में वर्णित है। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनाल मिंडल ने किया था और अनवरत योजना आधारित है गांधीवादी मॉडल पे आधारित होगा। भारत में अनवरत योजना लागू करने का श्रेय किसको जाता है? प्रोफेसर TD लकड़वाला को जो है कि आपको जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 पर आधारित था। कौन सा मॉडल था? आगत निर्गत जो है कि आपको मॉडल था। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार सृजन और गरीबी का क्या करना? निवारण जो है कि आपको करना। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। कौन सी पंचवर्षीय योजना? छठी पंचवर्षीय योजना के शासनकाल में जो है कि आपको हुआ था। शिव रमन समिति की सिफारिश पर जो है कि आपको हुआ था। आगे क्या बोलता है देखिएगा, बेरोजगारी उन्मूलन के लिए IRDP, NREP, ट्राइसम और DWACRA कार्यक्रम को लागू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP किस पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में 1980 में ये शुरू हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कालखंड कब से था? तो 1985 से लेकर 90 तक था। अगला बोलता है कि इंदिरा आवास योजना 1985-86 तथा जवाहर रोजगार योजना 1989 में प्रारंभ हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के काल में यह प्रारंभ हुआ था। और नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के काल में यह प्रारंभ हुआ था। भोजन, काम और उत्पादकता का मुख्य जो है किनारा 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। आगे देखिएगा, 1990 से 1992 तक के बीच आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के कारण कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हो सकी और इसके स्थान पर 2 वार्षिक योजना बनाई गई थी, जिसे योजना अवकाश कहा गया, जो कब से लेकर कब तक चला है? 90 से लेकर 1992 तक चला है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97 तक चला है और यह किस मॉडल पे था? जॉन W मिलर मॉडल पे आधारित था। और 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास जो है किसका मुख्य उद्देश्य था। आगे चलते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दिया गया था? शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल को दिया गया था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल पंचवर्षीय योजना रही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर और लक्ष्य प्राप्ति कितना हुआ था? दर हम लोग रखे थे 5.6 रखे थे और प्राप्ति हुआ था 6.8 हुआ था। महिला समृद्धि योजना प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1993 से 8वीं पंचवर्षीय योजना के काल में। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुआ था कब से? 1993 15 अगस्त 1993 8वीं पंचवर्षीय योजना के काल में। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ जो है कि आपको विकास को दिया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे 2000 कब से? 2000 जो है कि आपको 2 से 7 के बीच जो है कि आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना चला था। अगला देखिएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश में गरीबी और बेरोजगारी को क्या करना? समाप्त करना। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि आपको रहता है। आगे आते हैं। अगला है कि 10वीं जो है कि आपको पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य और वास्तविक जो है कि आपको वृद्धि क्या था? तो इसका लक्ष्य की बात करेंगे, लक्ष्य था 8% और वास्तविक वृद्धि था 7.6% जो है कि आपको था। अब तक की सर्वाधिक जो है कि औसत विकास दर वाली योजना कौन सी है? 10वीं पंचवर्षीय योजना होगी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था?
तीव्रतम और समावेशी विकास इसका लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, यह जो है कि आपको 2012 से लेकर 2017 तक चलता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तीव्र और समपोषणीय और अधिक समावेशी विकास इसका लक्ष्य रखा जाता है। और अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना होता है। आगे देखिएगा, आगे बोलता है कि योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नई आर्थिक नीति, सबसे पहला बोलता है कि नई आर्थिक नीति संबंधित है, आर्थिक सुधार से संबंधित होगा। आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 ईस्वी में किया गया था। अगला बोलता है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा, और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो है कि आपको दिया गया था, और जिसे राव मोहन मॉडल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। नई आर्थिक नीति 3 प्रमुख जो है कि आयाम थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसी को LPG कहा जाता है। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? अर्थव्यवस्था में सरकारी नियमों और नियंत्रणों पर जो है कि आपको मुक्त करना, यही जो है कि आपको उदारीकरण था। निजीकरण क्या था? प्राइवेटाइजेशन। सार्वजनिक जो है कि आपको क्षेत्र सरकारी कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी कंपनी की भूमिका को कम जो है कि करना, यही जो है कि आपको निजीकरण था। और वैश्वीकरण क्या था? अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, यही वैश्वीकरण था। और ये कब आता है? 1991 में आता है। कौन लाते हैं? मनमोहन सिंह जो है कि आपको लाते हैं। उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह रहते हैं और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार जो है कि आपको रहती है। आगे देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना गया है? तो यह मनमोहन सिंह को माना गया है। किसको? मनमोहन सिंह को। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण का शुरुआत 1991 में हुआ था, और भारत को विदेशी ऋण के मामले में संकट का सामना जब जो है कि आपको सहना पड़ा? 1991 में सहना पड़ा। प्रमुख योजना ट्राइसम की बात करेंगे, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1979 ईस्वी को किया गया था। IRDP एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की बात करेंगे, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 को किया गया था। अगला बोलता है कि DWCRA ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास, इसकी योजना की शुरुआत 1982 ईस्वी में किया गया था। और NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत अक्टूबर 1980 ईस्वी में किया गया था। अगला देखिएगा, SGRY संपूर्ण ग्रामीण विकास योजना का शुभारंभ जो है कि आपको कब किया गया? यह किया गया 25 सितंबर 2000 ईस्वी को जो है कि आपको 2001 ईस्वी को किया गया था। अगला है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की बात करेंगे, इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 1999 को किया गया था। और सर्व शिक्षा अभियान और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2001 ईस्वी में किया गया था। अगला देखते हैं, अगला क्या है कि जल जो है कि प्रबंधन संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ 2003 में 27 जनवरी को हरियाली योजना का शुभारंभ जो है कि आपको किया गया था। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि कृषि बीमा योजना की शुरुआत 2003-04 में किया गया, और स्व जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 2002 में किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बीमा योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 ईस्वी में किया गया। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985-86 में किया गया। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 2008 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय कृषि अगला टॉपिक होगा। क्या बोलता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित होगा, कृषि से संबंधित होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो है कि आपको निर्धारित किया जाता है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष जो है कि आपको शुरू हुआ था? 1964-65 में जो है कि आपको शुरू हुआ था। और भारत में सबसे पहला चकबंदी कानून जो है कि आपको लागू हुआ था बड़ौदा में, कब? 1920 ईस्वी में लागू हुआ था। चकबंदी के 2 प्रकार होते हैं, एक ऐच्छिक प्रकार होते हैं और दूसरा अनिवार्य प्रकार होते हैं। ऐच्छिक चकबंदी जो है कि आपको इसकी शुरुआत पंजाब में 1921 ईस्वी में हुआ था, और अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत मध्य प्रदेश में
1928 ईस्वी में हुआ था। देश में सर्वाधिक जोतों का आकार सीमांत जो है कि आपको होगा, और सीमांत जोतों का आकार 1 हेक्टेयर भूमि से कम होगा। जोतों का आकार सबसे कम केरल में होगा। जोतों का आकार सबसे बड़ा नागालैंड में जोतों का आकार सबसे बड़ा होगा, सर्वाधिक होगा जोतों का आकार नागालैंड में होगा। कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति राज्य समिति के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और कृषि वर्ष मनाया जाता है। कृषि वर्ष मनाया जाता है कब? 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक मनाया जाता है। भारत की पहली कृषि जनगणना की बात करेंगे 1970-71 में किया गया। और फसल बीमा योजना की बात करेंगे 1985 में इसकी शुरुआत जो है कि आपको होती है। और भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1999 से 2000 ईस्वी के मध्य जो है कि आपको क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य जो है कि आपको महाराष्ट्र बनता है। और भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन होती है? नाबार्ड होती है। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर-नवंबर में किया जाता है और खरीफ फसल की बुआई जून-जुलाई में किया जाता है। जायद फसल की बुआई मार्च-अप्रैल में किया जाता है। रबी की फसल गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों इत्यादि होता है, आलू भी। और खरीफ की फसल जो होता है चावल, बाजरा, मक्का। और जायद की फसलें होती है ककड़ी, तरबूजा, खीरा, है ना, मौसमी इत्यादि जो है कि आपको होती है। नकदी फसल गन्ना, तंबाकू, जूट, रबर, चाय, कॉफ़ी, कपास, तिलहन जो है कि ये सब कैसा फसल है? नकदी फसल है। भारत का मुख्य जो है कि खाद्य फसल चावल था। और सफ़ेद सोना किसे? कपास को कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि हरा सोना किसे? हरा सोना चाय को कहा जाता है। स्वर्ण रेखा जूट को कहा जाता है। द्रवित गोल्ड, है ना, यह पेट्रोलियम को कहा जाता है। स्वर्ण द्रव पेट्रोलियम को कहा जाता है। हरित क्रांति का आ गया यहाँ पर सवाल। आते हैं हरित क्रांति को देखते हैं। क्या बोलता है कि हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम गॉट के द्वारा किया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में किया गया। और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक जो है कि आपको मानक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था फसल कौन सा प्रभावित हुआ था? गेहूं का फसल हुआ था। हरित क्रांति के समय भारत के केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? CS सुब्रमण्यम जो है कि आपको थे। हरित क्रांति का जनक मैक्सिको को माना जाता है। और सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब के क्षेत्रों में आई थी। अगला जो है यह प्रमुख क्रांति की बात करेंगे। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक से उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर से, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से होगा, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से होगा, रजत क्रांति का संबंध अंडा से होगा, बादामी क्रांति का संबंध मसाला से होगा। आगे देखिएगा, गोल क्रांति का संबंध आलू से होगा, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से होगा, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे होगा? बायोडीजल से जो है कि आपको होगा, या पेट्रोलियम से जो है कि आपको होगा कृष्ण क्रांति का संबंध। आगे देखिएगा, ब्राउन क्रांति का संबंध गैर परंपरागत जो है कि आपको जीवाश्म से जो है कि आपको होगा। अगला बोलता है कि सुनहरी क्रांति का संबंध की बात करेंगे। सुनहरी क्रांति का संबंध जो है कि इंद्रधनुष फल उत्पादन से होगा। और इंद्र सभी क्रांतियों का सम्मिलित जो है के रूप को क्या कहा जाता है? इंद्रधनुषी क्रांति के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आगे देखिएगा, कर की संरचना, टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है। आगे देखते हैं क्या बोलता है टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में, ज़रा सुन लीजिएगा। टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बोलता है वह कर जो सीधे व्यक्ति या संस्था के द्वारा जो है कि लगाया जाता है, वह कौन सा कर होता है? वह होता है प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर में आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, भू राजस्व कर, पूंजी कर, ये सब कर जो होता है ये कैसा होता है? प्रत्यक्ष कर जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, वह कर जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर लगाया जाता है उसे अप्रत्यक्ष जो है कि आपको कर कहते हैं। और अप्रत्यक्ष कर GST कर अप्रत्यक्ष कर हो गया, उत्पादन शुल्क अप्रत्यक्ष हो जाएगा, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष हो जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई टैक्स कौन सी होती है? आयकर होती है, निगम कर होती है, संपत्ति कर होती है, उपहार कर होती है, सीमा शुल्क होती है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है और पूंजी लाभ कर जो है क्या आपको होता है। आगे देखिएगा अगला, आगे आते हैं। अगला बोलता है कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर की बात करेंगे। भू राजस्व कर, कृषि आयकर, बिक्री कर पर कर, व्यापार कर, मनोरंजन कर और वाहन कर, ये सब कौन लगाता है? यह सब लगाता है आपको राज्य सरकार। कर ढांचा में सुधार के लिए गठित समिति कौन सा था? तो राजा चलैया समिति था। और चलैया समिति का गठन कब किया गया? अगस्त 1991 ईस्वी में किया गया था। आगे बोलता है कि भारत में कर आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आयकर और जीएसटी सबसे बड़ा स्रोत होने वाला है। निगम कर लगाया जाता है किस पर? कंपनियों के आय पर निगम कर लगाया जाता है। रैखी समिति का संबंध किस कर से होगा? अप्रत्यक्ष कर से होगा। वांचू समिति का संबंध कैसा होगा? प्रत्यक्ष कर से होगा। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में सुनिएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बोलता है कि भारत में जीएसटी कब जो है क्या आपको लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी प्रत्यक्ष और गंतव्य जो है कि आपको आधारित कर होने वाला है। सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस था। जीएसटी का वर्तमान जो है कि आपको दरें दो ही प्रकार के हैं। आप देखिएगा, एक होता है 5, दूसरा 18 और 40। ये 40 विशेष है, इसको मत मानिएगा। दो प्रकार के अभी होने वाले हैं, 5 और 18। और सोना पर आपसे पूछेगा कितना % का जीएसटी लगता है? 3% का जीएसटी लगता है। आगे आते हैं, जीएसटी नंबर कुल डिजिट कितना होता है? 15 अंकों का होता है। और जीएसटी के लिए लिया गया जो है कि आपको विधेयक कौन सा था? तो 122वां नंबर का बिल था और 101वां नंबर का संविधान संशोधन जो है कि आपको था, नीचे दिया ही है, 2016 में आया था। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 12 सितंबर 2016 को किया गया था। और जीएसटी परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 279A में जो है कि आपको होने वाला है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्तमान में होने वाली है। और जीएसटी परिषद में कुल सदस्य 33 होने वाले हैं। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव कौन सी समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। आगे आते हैं, अगला सुनिएगा। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि आपका मुद्रा एवं मुद्रास्फीति जो है कि आपको होगा। अच्छा टॉपिक है। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य का मान बढ़ता है तथा मुद्राओं के मूल्य का मान घटता है, इसको क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति का माप किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक WPI से जो है कि आपको मुद्रास्फीति का माप किया जाता है। और वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12 इसका आधार वर्ष होने वाला है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई के द्वारा प्रयुक्त जो है कि आपको शक्तिशाली साधन कौन कौन से हैं? तो ब्याज की दरें को बढ़ाना, यह साधन जो है कि आपको होने वाला है। मुद्रास्फीति से हानि होता है ऋणदाता को जो है कि आपको हानि होता है। मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी को, जो पैसा लेता है उसको लाभ होता है। सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन जो है कि आपको कब से हुआ था? चलन हुआ था 1542 ईस्वी में हुआ था। और भारत में कागजी मुद्रा 1861 से यह जो है कि आपको शुरू हुआ था। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चाइना था। और भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली का शुरुआत कब से होता है? 1 अप्रैल 1957 से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट होता है सवाल आपका ये कि कब से इसका शुरुआत होता है? तो 1 अप्रैल 1957 से इसकी शुरुआत जो है कि आपको हो जाती है। आगे आइएगा, आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी का आना ही क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन जो है कि आपको कहलाता है। और टैरिफ की बात करेंगे, किसी देश के द्वारा आयात पर लगाया गया कर को ही क्या कहते हैं? आयात पर लगाया गया कर को टैरिफ जो है कि आपको कहा जाता है। हवाला की बात करेंगे, हवाला किसको कहते हैं? तो विदेशी मुद्रा का विनिमय को अवैध कारोबार को हवाला कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग की बात करेंगे, अवैध रूप से कमाए गए काले धन को सफ़ेद करना, ये क्या कहलाता है? मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। आगे देखिएगा, अगला है कि भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार अब तक हो चुका है। 1949 में, 1966 में, 1991 में अवमूल्यन किया जा चुका है। वह मुद्रा जिसमें शीघ्रतम पलायन करने की प्रवृत्ति होती है वह उसे हॉट मुद्रा या गर्म मनी कहते हैं।
कानूनी मुद्रा किसे कहा जाता है? तो फ्लैट मनी को कानूनी मुद्रा कहते हैं। प्लास्टिक मुद्रा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। और ब्लैक मनी अधोसिस जो है कि आपको धन को ब्लैक मनी जो है कि आपको कहते हैं, इस पर आप टैक्स नहीं दिए। स्मार्ट जो है कि आपको मनी किसे कहते हैं? क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अगला है कि मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप जो है कि आपको कौन होता है? M1 होता है। और मुद्रा आपूर्ति के विस्तृत जो है कि आपको मुद्रा कहलाता है M3। विस्तृत मुद्रा कौन कहलाता है? M3 कहलाता है। और मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप कौन होता है? M1 होता है। आगे देखिएगा, मुद्रा आपूर्ति का सबसे बड़ा और सबसे कम जो है कि आपको तरल मुद्रा कौन होता है? M4 होता है। और मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करता है, यह क्या परिभाषा किसने दिया था? तो क्राउमर के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था कि मुद्रा स्वयं का क्या करता है? मुद्रा स्वयं को मुद्रा का निर्माण करता है, यह परिभाषा क्राउमर के द्वारा दिया गया। ऐच्छिक मुद्रा कहलाता है, शाक मुद्रा ऐच्छिक मुद्रा कहलाता है। और भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय कौन सा है? तो कच्चा तेल का आयात जो है कि आपको करना यही होगा। अगला बोलता है कि सर्वप्रथम यूरो को मुद्रा के रूप में 11 देशों ने अपनाया था। कब? 1 जनवरी 1999 को अपनाया था। और वर्तमान में यूरो को अपनाने वाला जो है कि आपको राष्ट्रों की संख्या कितनी हो गई? तो यूरो को अपनाने वाला राष्ट्रों की संख्या 21 हो गई है। और 21वां जो देश था जिसने यूरो को अपनाया था वो था आपका बुल्गारिया। आगे आते हैं, आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि विश्व में सबसे महंगी जो है कि आपको मुद्रा कौन सी है? तो कुवैती दिनार विश्व की सबसे महंगी मुद्रा हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा है, कुवैती दिनार। ग्रेसम का नियम किससे होगा? तो मुद्रा के प्रचलन से होगा ग्रेसम का नियम। और भारत में अब तक कितना बार विमुद्रीकरण किया जा चुका है? तो विमुद्रीकरण भी 3 बार हुआ है भारत में। कब कब हुआ है? 1946, 1978 और 2016 में विमुद्रीकरण जो है कि आपको किया गया है। मोदी सरकार के द्वारा विमुद्रीकरण करने की घोषणा 8 नवंबर 2016 को किया गया था। और भारतीय मुद्रा का पूर्ण जो है कि परिवर्तनीय बनाया गया था 1993-94 के बजट में जो है कि आपको बनाया गया था। आगे बोलता है कि बाजार का नियम किसने दिया था? तो JBCA के द्वारा जो है कि आपको बाजार का नियम दिया गया था। अगला जो टॉपिक है वो है विदेशी व्यापार। आइएगा देखते हैं विदेशी व्यापार को। पहला बोलता है कि भारत में सर्वाधिक आयात कहाँ से होता है? तो चाइना से हम लोग करते हैं। भारत सर्वाधिक निर्यात किसको करता है? अमेरिका को करता है। भारत निर्यात सबसे ज़्यादा जो है कि महत्वपूर्ण मद किस में करता है? तो पेट्रोलियम में उत्पाद में करता है। और भारत में सबसे बड़ा व्यापार समझौता साझेदार कौन है? तो अमेरिका जो है कि आपको होने वाला है, व्यापार साझेदार देश अमेरिका। आगे आइएगा, अगला क्या बोलता है कि भारत सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करता है, कच्चा तेल के आयात में सबसे अधिक जो है कि आपको खर्च करता है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र ESZ एक्ट कब आया है? 2005 में जो है कि आपको आया है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। और पहला SEZ विकसित किया गया है किसको? कांडला गुजरात को। भारत में सर्वाधिक आयात होता है तेल और पेट्रोलियम का उत्पाद सबसे अधिक आयात होता है। मौद्रिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। आइएगा, अच्छा टॉपिक है मौद्रिक व्यवस्था। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई कौन सी है? तो इसकी इकाई है रुपया जो है कि इसकी इकाई है। और भारतीय रुपये के नोटों पर हस्ताक्षर किसका होता है? वित्त सचिव का होता है। 1 रुपये के नोट पर, किस पर? 1 रुपये के नोट पर। और 1 या 100 रुपये से अधिक के नोट पर, ये 1 रुपये से अधिक के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो ये होता है आपका RBI के गवर्नर का जो है कि आपको हस्ताक्षर देखने को मिलेगा। किसका? RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर देखने को मिलेगा। आपसे बोलेगा कि 10 रुपये का नोट पर किसका जो है कि आपको साइन है? तो कोणार्क का मंदिर का जो है कि आपको साइन होगा 10 रुपये के नोट पर। आपसे बोलेगा 20 रुपये का जो है कि नोट है, उसके पीछे किसका प्रतीक चिन्ह है? एलोरा का गुफा का जो है कि आपको होगा 20 रुपये के नोट पर। आपसे पूछेगा 50 रुपये के नोट पर किसका है? तो ये हम्पी कर्नाटक का जो है कि आपको होगा 50 रुपये के नोट पर। आपसे पूछेगा 100 रुपये के नोट पर किसका है? तो 100 रुपये का नोट पर होगा आपका किसका? रानी का बाव का जो है कि आपको होगा 100 रुपये का नोट पर। आपसे पूछेगा 200 रुपये का नोट पर किसका पीछे में प्रतीक होगा? तो सांची का स्तूप का जो है कि आपको होगा 200 रुपये के नोट पर। आपसे पूछेगा 500 रुपये के नोट पर किसका प्रतीक चिन्ह जो है कि आपको होगा? लाल किला का जो है कि आपको होगा। और आपसे पूछेगा कि 2000 रुपये पर किसका था? तो मंगलयान का था। किसका था? मंगलयान। आगे देखिएगा, अगला है कि रुपये 1 रुपये के नोट पर 1 रुपये या उससे
₹1 से अधिक के नोट पर मूल्यों पर सिग्नेचर किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का होता है। आरबीआई द्वारा निर्गत जो है कि आपको सभी नोटों पर उसके मूल्यों की कुल भाषाओं की कितनी संख्या में लिखा रहता है? 17 भाषाओं में लिखा रहता है। ₹1 के नोट या सिक्के को जारी करता है भारत सरकार या वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत में वित्तीय घाटे और मौद्रीकरण प्राप्त किया जा सकता है। सरकार द्वारा ऋण जो है कि आपको लेकर प्राप्त किया जा सकता है। जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त होता है उसे कहा जाता है मुद्रा बाजार कहा जाता है। और गिल्ड एंड जो है कि आपको गिल्ड एज बाजार जो है कि आपको संबंधित है सरकारी जो है कि आपको प्रतिभूतियों व्यापार क्रय विक्रय से जो है कि आपको संबंधित होने वाला है। क्रय विक्रय से आपको क्या होगा? संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। आइएगा मौद्रिक उपकरण की बात करेंगे। क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि मौद्रिक नीति का प्रमुख जो है कि आपको उपकरण क्या होगा? रेपो रेट होगा, रिवर्स रेपो रेट होगा, CRR होगा और SLR होगा। दूसरा बोलता है कि जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेता है या नकदी उधार लेता है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेती है, आरबीआई ले रहा है, उसे रिवर्स रेपो रेट जो है कि आपको कहते हैं। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नगद रूप से आरबीआई के पास जमा करना होता है तो कहलाता है नगद आरक्षित अनुपात, CRR जो है कि आपको कहलाता है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है कि बैंक जब आरबीआई द्वारा निर्धारित राशियों को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे SLR कहते हैं। वैधानिक तरलता दर जो है कि आपको कहा जाता है। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है उसे क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। बीमा क्षेत्र की बात करेंगे। बीमा क्षेत्र की बात करते हैं। बीमा का अर्थ क्या होता है? जोखिम को एक व्यक्ति से किसी संस्था द्वारा हस्तांतरण करना। जोखिम को एक व्यक्ति से किसी संस्था द्वारा हस्तांतरित करना, यही बीमा कहलाता है। और बीमा क्षेत्र का नियामक करता है कौन? बीमा क्षेत्र को नियामक करता है एडा जो है कि आपको नियामक करता है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है सुनिएगा। अगला बोलता है कि एडा बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसका गठन कब किया गया? 19 अप्रैल 2000 ईस्वी को एडा का गठन मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर किया गया। एडा का प्रमुख जो है कि आपको मुख्यालय की बात करेंगे। एडा का मुख्यालय जो है कि आपको हैदराबाद में होगा। बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए गठित जो है कि आपको प्रमुख समिति कौन सा था? तो मल्होत्रा समिति था। कब इसका गठन किया गया मल्होत्रा का? इसका गठन हुआ है 1999 में हुआ है। आगे आते हैं भारत में जीवन बीमा निगम। भारत में जीवन बीमा देन किसका है? ब्रिटेन का देन है। और भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड मतलब LIC की स्थापना कब किया गया? 1 सितंबर 1956 को किया गया। और LIC का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में होगा। भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1971 में हुआ था। सामान्य बीमा निगम की स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था। लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन है? UTI है, LIC है और GIC है। आगे देखिएगा अगला है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना 1 फरवरी 1964 ईस्वी को किया गया। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। और भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन होगा? UTI जो है कि आपको होने वाला है। और भारत का कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ किया गया था। कब किया गया? 1952 ईस्वी में इसको प्रारंभ जो है कि आपको किया गया था। अगला जो हेडिंग होगा वो कौन सा होगा? ये होगा आपका बैंक और वित्तीय संस्थाएं। आइए बैंक और वित्तीय संस्थाएं को देखते हैं। आगे देखिएगा बैंक एवं वित्तीय संस्थान के बारे में जो है कि आपको बोल रहा है। आइएगा देखते हैं बैंक और वित्तीय संस्थान से। पहला बोलता है कि भारत का प्रथम बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को क्या रखा गया? तो इंपीरियल बैंक का नाम रख दिया गया SBI के रूप में रखा गया था। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि देश का सबसे
बड़ा सार्वजनिक और व्यावसायिक बैंक की बात करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक जो है कि आपको होने वाला है। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना किया गया था। किस समिति के सिफारिश पर? गोरेवाला समिति के संस्तुतीय सिफारिश पर किया गया था। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या बोलता है। अगला सवाल आपसे बोलता है कि सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दूसरी बार 6 बैंकों का, अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 15 अप्रैल 1980 को जो है कि आपको किया गया था। आगे आते हैं, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संस्तुति को प्रस्तुति कब कौन सी समिति करता है? हजारी समिति के आधार पर जो है कि आपको किया जाता है। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे, बैंकों की राष्ट्रीयकरण, बैंकों की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी बैंक का प्रायोजन क्या करता है? तो राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक जो है कि आपको करता है। और आरआरबी की स्थापना की बात करेंगे, 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी बैंक की स्थापना हुआ था। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि यूटीआई बैंक जो है कि आपको का नया नाम क्या है? यूटीआई का ही नया नाम अभी वर्तमान में जो एक्सिस बैंक देख रहे हैं, यही इसका नया नाम होने वाला है। और यूटीआई या एक्सिस बैंक की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुआ था? 2007 में हुआ था, 30 जुलाई को हुआ था। आयात निर्यात वाला बैंक जिसको एग्जिम बैंक कहा जाता है, एग्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। और भारतीय बैंकों के सर्वाधिक शाखाएं, भारतीय बैंक जो हैं उनके सबसे अधिक शाखाएं कौन से देश में देखने को मिलेगा? यूके देश में देखने को मिलेगा। और अगला बोलता है कि आपको सहकारी बैंक का गठन जो है कि आपको कितने स्तर पर? 3 स्तर पर जो है कि आपको होता है। और भारत का प्रथम जो है कि आपको सहकारी बैंकों की शुरुआत कब हुई थी? 1904 ईस्वी में किया गया था। आगे देखिएगा, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या बोलता है? बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार भारत में शुरू किया गया था कब? 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किया गया था। और इसमें संशोधन देखने को मिलेगा आपको कब का? 2002 का इसमें संशोधन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल योजना प्रभावी कब से है? 2006 से ये योजना प्रभावी होगा। और बैंकिंग लोकपाल का कार्य क्या होता है? बैंक ग्राहकों को बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले सेवाएं से संबंधित शिकायतों का जो है कि आपको क्या करना? समाधान करना, यह इसकी योजना होती है। आगे देखिएगा, अगले सवाल पर आते हैं। क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक जो है कि आपको होने वाला है। और प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक जो है कि आपको कौन है? तो ओंटारियो बैंक ऑफ कॉमर्स जो है कि आपको होने वाला है। 2003 में इसका जो है कि आपको ये कार्ड जारी करता है, प्रीपेड कार्ड। और इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला जो है कि आपको बैंक कौन सा था जिसने इंटरनेट बैंकिंग शुरू किया था? वो था आपका आईसीआईसीआई बैंक। स्थापना की बात करेंगे, 1994 में इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया था। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से प्रारंभ है? 1998 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसीसी को कहा जाता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। 1998 से इसकी शुरुआत जो है कि आपको किया गया था। और भारत में एटीएम सेवा शुरू करने वाला पहला जो है कि आपको बैंक जो एटीएम शुरू किया था सेवा देना एटीएम वाला, वो है एचएसबीसी बैंक। कब का है? 1987 ईस्वी में एटीएम बैंक की सेवा जो है कि इसने शुरू किया था। देश का प्रथम जो है कि आपको तैरता हुआ एटीएम कहाँ पे? तो कोचीन केरल में। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा लगाया गया था। आगे चलते हैं। केंद्रीय बैंकों की जांच की स्थापना के लिए जो है कि आपको स्थापित हुई समिति कब से जो है कि आपको हुई थी? तो 1931 में हुई थी। और नरसिम्हन समिति सुधार है। बैंकिंग संरचना सुधार से नरसिम्हन समिति का संबंध होगा। गोईपुरिया समिति की बात करेंगे, इसका संबंध किससे होगा? बैंकों में ग्राहकों की सेवा में सुधार से गोईपुरिया समिति जो है कि आपको होगा। और देश का पहला मोबाइल बैंक की बात करेंगे, ये कौन सा बैंक है? लक्ष्मी वाहिनी ग्रामीण बैंक। यह खरगोन मध्य प्रदेश में सबसे पहला ये कहाँ हुआ था? शुरू हुआ था। देश का पहला मोबाइल बैंक है। वित्तीय संस्थाएं की बात कर लेते हैं, आइएगा। पहला क्या बोलता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना कब किया गया था? तो आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 को किया गया था। आगे बोलता है कि भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक सिडबी की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिडबी कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना किया गया था। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में होगा।
नाबार्ड की बात करेंगे, नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। नाबार्ड की बात करेंगे, नाबार्ड है ये कृषि क्षेत्र में जो है कि आपको होता है, कृषि एवं विकास, ग्रामीण विकास के लिए सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? नाबार्ड है। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होने वाला है ना। और कृषि के क्षेत्र में ये सर्वोच्च ऋण की संस्था नाबार्ड होगी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति के सिफारिश पर किया जाता है और इसका मुख्यालय पूछेगा नाबार्ड का कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों का विनियम जो है कि आपको कौन करता है? नाबार्ड जो है कि आपको करता है। और भारतीय प्रतिभूति एवं जो है कि आपको विनियम बोर्ड सेबी की बात करेंगे। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना जो है कि S.A. दवे समिति के सिफारिश पर किया गया। लेकिन आपसे पूछेगा सेबी का एक्ट कब आता है? तो 1992 में सेबी का एक्ट जो है कि आपको आता है। आगे आइएगा, अगला जो है कि आपको बोल रहा है सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की वैधानिक दर्जा कब मिलता है? मतलब एक्ट कब आता है? 1992 का एक्ट है, 30 जनवरी को आता है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में दे रखा। आइए रिजर्व बैंक RBI के बारे में देखते हैं। क्या बोलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। किस समिति के सिफारिश पर? हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर जो है कि आपको किया गया था। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर उस समय कौन थे? CD देशमुख उस समय गवर्नर थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले जो है कि आपको गवर्नर की बात करेंगे, कौन थे? ऑस्बॉर्न स्मिथ थे। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर की बात करेंगे, CD देशमुख जो है कि आपको थे। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला जो है कि आपको डिप्टी गवर्नर की बात करेंगे, ये कौन थी? JK उदेसी जो है कि आपको थी। और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होते हैं 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। RBI का लेखा वर्ष की बात करेंगे, कब से लेकर कब तक इसका फाइनेंशियल ईयर चलता है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इसका फाइनेंशियल ईयर आपको चलता है। RBI के पास हर समय जो है कि आपको न्यूनतम मूल्य सूचकांक का स्वर्ण कोष जो है कि आपको रहना चाहिए। कितना? स्वर्ण कोष 115 करोड़ रुपए का। और फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक की बात करेंगे, यह कहाँ पे है? अमेरिका में होगा। और रिजर्व बैंक ऋण जो है कि आपको प्रदान करती है कितना दिनों तक के लिए? 90 दिनों तक के लिए जो है कि आपको देती है। आगे देखते हैं, अगला है कि आपका भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या क्या काम होने वाले हैं RBI के, उसके बारे में ज़रा देख लीजिएगा। पहला बोलता है कि नोटों का निर्गमन करता है, मतलब नोटों को छापने का, जारी करने का काम कौन करता है? RBI करता है। 1 रुपये के नोट को ये नहीं छापता है और सिक्का को नहीं छापता है। इस दोनों को छोड़कर 1 रुपये और सिक्का को वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में नोट निर्गमन हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली कौन सी है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली जो है कि आपको होगी। और नोटों के निर्गमन का न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया था? तो अक्टूबर 1956 में। न्यूनतम कोष प्रणाली नोट छापने के लिए 1956 में इसको अपनाया गया था। और पहली बार ट्रेजरी बिल जो है कि आपको बेचा था। पहली भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं किससे? RBI द्वारा बेचे जाते हैं। अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति को ही क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहा जाता है। और वर्तमान में RBI कितने दिनों का ट्रेजरी बिल निर्गत करता है? तो ये ट्रेजरी बिल है 91 दिन एवं 364 दिन के लिए जो है कि आपको ट्रेजरी बिल को निर्गत करता है। और ट्रेजरी बिल में न्यूनतम राशि कितनी होती है? 25,000 रुपये या इसके गुणज में जो है कि आपको ट्रेजरी बिल होता है। अगला देखिएगा, एड हॉक जो है कि आपको ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था? 1997 में कर दिया गया था, 31 मार्च को। और ये शुरू कब हुआ था? तो 1955 में ये शुरू हुआ था। भारत में मौद्रिक नीति जारी करता है कौन? मौद्रिक नीति समिति। RBI के गवर्नर के द्वारा मौद्रिक नीति को जारी कर दिया जाता है। और RBI मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। प्रति 2 माह में मौद्रिक नीति के क्या करता है? समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाता है। आगे देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति मुद्रालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस और बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की बात करेगा, यह कहाँ पर है? नासिक में है ना। अच्छा, पहला है कि आपका भारत का प्रतिभूति मुद्रालय कहाँ पे? नासिक में है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? हैदराबाद में है। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास में है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बना है ना। आगे चलते हैं, भारत में करेंसी नोट का मुद्रण एवं आपूर्ति क्या बोल रहा है? आगे देखिएगा, की जाती है। कहाँ से की जाती है? सिक्योरिटी प्रेस नासिक से द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और भारत में सिक्का बनाया जाता है कहाँ से?
मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में जो है कि आपको सिक्का का टकसाल है, यहीं पे सिक्का को ढाला जाता है। आगे आ गया बजट। आइएगा बजट के बारे में थोड़ा देखिएगा क्या बोलता है बजट के बारे में। पहला शब्द है कि बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला होता है। आगे देखिएगा बजट का वार्षिक जो है कि आपको वित्तीय विवरण कहा जाता है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में देखने को मिलेगा बजट का वर्णन। अगला बोलता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है कि आपको बजट किसने पेश किया था, तो पहले वित्त मंत्री कौन थे, आर षणमुखम सेट्टी जो है कि आपको थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को बजट जो है कि आपको पेश किया था। और गणतंत्र भारत में पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई के द्वारा, कब, 1950 ईस्वी में किया गया था। मानसून का जुआ जो है कि आपको किसे कहा जाता है, मानसून का जुआ भारतीय बजट को कहा जाता है। घाटे का बजट क्या कहलाता है, तो घाटे का बजट होता है जब सरकारी आय व्यय से कम हो जाए, मतलब कि कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो ये जो है कि आपको घाटे का बजट जो है कि आपको कहलाएगा। शून्य आधारित बजट क्या कहलाता है, हर साल बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना, यही शून्य आधारित बजट कहलाता है। और शून्य आधारित बजट का देन किस देश को माना जाता है, तो अमेरिका को माना गया है। आगे आते हैं, भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष जो है कि आपको वार्षिक बजट में अपनाया गया था, तो 1987-88 के बजट में शून्य आधारित बजट को वार्षिक बजट में क्या किया गया था, अपना। आगे देखिएगा अगला है कि शून्य आधारित बजट की अवधारणा जो है कि आपको प्रतिपादन किसने किया था, तो पीएन पायर के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और जेंडर बजटिंग की शुरुआत कब से होता है, जेंडर बजटिंग बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2005-06 से जेंडर बजटिंग जो है कि आपको आता है। कुल व्यय और कुल जो है कि आपको प्राप्ति के बीच का अंतर को क्या कहते हैं, बजटीय घाटा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, किसके नाम से, बजटीय घाटा के नाम से जानते हैं। सरकार के कुल व्यय के साथ साथ उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा जो है कि आपको कहा जाता है। और राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटा में बड़ा जो है कि आपको होता है, कौन, राजकोषीय घाटा होता है। आगे चलते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण विकास। आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और यह आर्थिक सर्वेक्षण कहाँ पे पेश होता है, तो ये होता है लोकसभा में होता है। अगला आ गया शेयर बाजार आ गया। देखिएगा अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ क्या होता है, शेयरों को खरीदना, बिल्कुल सही है। पूंजी बाजार से आशय क्या है, शेयर बाजार से जो है कि आपको पूंजी बाजार से आशय है। और भारत का पहला और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होने वाला है। 1875 में इसकी स्थापना किया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। अगला आते हैं, बीएसई पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कब हुआ था, 2005 में हुआ था, 29 अगस्त 2005 को ये परिवर्तित हुआ था। और दलाल स्ट्रीट स्थित है कहाँ पे, मुंबई में स्थित है दलाल स्ट्रीट। बीएसई का सूचकांक क्या होता है, सेंसेक्स इसका सूचकांक होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या होता है, सेंसेक्स होता है। जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करेगा उसका होता है निफ्टी होता है, क्या होता है, निफ्टी होता है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का स्थापना 1992 में फेरवानी समिति के सिफारिश पर जो है कि इसकी स्थापना क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रवर्तक कौन होता है, तो आईडीबीआई जो है कि आपको बैंक होता है। और एनएसई का मुख्यालय कहाँ पे है, इसका भी मुख्यालय वर्ली मुंबई में होने वाला है। एनएसई का सूचकांक क्या होता है, निफ्टी होता है। तंजरिया मतलब बुल और मंदरिया मतलब बियर का संबंध किससे है, शेयर स्टॉक मार्केट से इनका संबंध जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखते हैं कि भारत में एक स्टॉक एक्सचेंज की संख्या की बात करेंगे। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है, 23 जो है कि आपको होने वाली स्टॉक एक्सचेंज की संख्या। और बीएसई के 30 शेयरों वाले जो है कि आपको संवेदी सूचकांक के आधार पर जो है कि 1978-79 में जो है कि आपको इसका आधार माना गया है। और बीएसए के 100 शेयर वाले राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष कब का है, 1983-84 का ये आधार वर्ष होगा। अगला बोलता है कि एनएसई के 50 शेयरों का सूचकांक को हम लोग क्या कहते हैं, निफ्टी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और नास्डैक शेयर सूचकांक किसका है, अमेरिका का होगा नास्डैक, बिल्कुल सही है। अगला बोलता है कि डो जोन्स की बात करेंगे। यह कहाँ का डो जोन्स, यहाँ बोलता है कि मिलान कीजिए, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान कीजिए, एग्जाम में यही सवाल आएगा। जैसे नास्डैक अमेरिका का, नो जोन्स की बात करेंगे न्यूयॉर्क का, फ्रैंकफर्ट की बात करेंगे जर्मनी का, निक्की की बात करेंगे निक्की जापान का। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का विनियमन करने वाला बॉडी कौन सा है, सेबी है। सेबी का मुख्यालय बम्बई में होगा।
आगे चलते हैं। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्यतः नियंत्रक जो है कि आपको कार्य कौन करता है, तो यह सेबी जो है कि आपको करता है। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार स्थापित किया गया था 1962 ईस्वी में एम्स्टर्डम में जो है कि आपको स्थापित किया गया था। प्रमुख समिति की बात करिएगा, एक सवाल यहाँ से फिक्स रहता है कि आपसे पूछता है तो पूछता है। पहला है मीरा सेठ समिति का संबंध किसके हथकरघा से होने वाला है। सत्यम समिति का संबंध किससे है, वस्त्र नीति से होने वाला है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से होगा। अगला है कि आपका ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से होगा। सुंदराजन समिति का संबंध जो है कि आपको पेट्रोलियम से होगा। हजारी समिति का संबंध औद्योगिक नीति से होगा। दत्त समिति का संबंध औद्योगिक लाइसेंस से होने वाला है। और अगला बोलता है कौन सा, मृदा समिति का संबंध सहकारिता आंदोलन से होगा। आबिद हुसैन समिति का संबंध, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आबिद हुसैन वाला, कहाँ से इनका संबंध होगा, यह होगा आपका लघु उद्योग क्षेत्र से होगा। और मालेगांव समिति का गठन किस क्षेत्र के लिए किया गया था, तो प्राथमिक पूंजी बाजार के लिए किया गया था। और मोहन धारिया समिति का संबंध किससे होगा, यह होगा वाटरशेड विकास से होगा। और इंद्रेश्वरन समिति का संबंध किससे होगा, वाटरशेड विकास के प्रशिक्षण से जो है कि आपको होने वाला। हॉलमार्क और ट्रेडमार्क पे आते हैं। सबसे पहला क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान के गुणवत्ता के लिए प्रदर्शित जो है कि कोड होता है, जिसे ISI मार्क कहते हैं। और ISI मार्क ये कब से प्रभावी हुआ था, तो ये 1955 से जो है कि आपको प्रभावी हुआ था। भारतीय मानक ब्यूरो BIS अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 1987 को आया था। मुख्यालय कहाँ है, BSI का दिल्ली में मुख्यालय है। हॉलमार्क संबंधित जो है कि आपको स्वर्ण आभूषण मुद्रा से हॉलमार्क जो है कि आपको क्या होगा, संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि हॉलमार्क जो है कि आपको व्यवस्था लागू हुआ था 2002 में लागू हुआ था। किस पे, सोना पे जो है कि आपको लागू हुआ था। 2005 से ये चांदी पर जो है कि आपको लागू हुआ था हॉलमार्क व्यवस्था। आगे देखते हैं, पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम आया था 1970 ईस्वी में पेटेंट अधिनियम आता है। और ट्रेडमार्क अधिनियम कब प्रभावी हुआ है, 15 सितंबर 2003 से जो है कि आपको प्रभावी हुआ है। अगला बोलता है कि इको मार्क संबंधित है किससे, पर्यावरण से संबंधित होगा इको मार्क। अगला है कि कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग किस मार्क का प्रयोग करते हैं, एक मार्क का प्रयोग करते हैं। और एक मार्क की शुरुआत कब से, 1986 से प्रभावी हुआ था। केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो ये होने वाला है आपको कहाँ पर, नागपुर में होने वाला है, शीतल पेय और सॉस जो है कि आपको आदि प्रमाणन जो है कि आपको कहाँ से ये मिलता है, तो ये देखिएगा। तो अच्छा, प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है, तो FPO होने वाला है। श्वेत वस्तु के अंतर्गत जो है कि आपको शामिल है। अच्छा, श्वेत वस्तु के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, फ्रिज है, जनरेटर है, वॉशिंग मशीन है, बिजली की वस्तुएं जो है कि आपको आती है श्वेत वस्तु के अंतर्गत शामिल होती है। विविध का टॉपिक आ गया, यहाँ से शुरू हो गया, देख लीजिए। पहला बोलता है विश्व का प्रथम नकदी जो है कि आपको नकदी रहित अर्थव्यवस्था जो है कि आपको कौन सी है, नकदी रहित अर्थव्यवस्था स्वीडन की अर्थव्यवस्था है। बिग पुश सिद्धांत जो है कि आपको किसने दिया था, तो रॉडन के द्वारा बिग पुश सिद्धांत को दिया गया था। और माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या के आधार पर जो है कि आपको माल्थस का सिद्धांत होगा। अगले आते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कोपरा की बात करेंगे, कब आया था, तो कोपरा आया था 1986 ईस्वी में, यह पारित हुआ था कोपरा। उपभोक्ता के बचत सिद्धांत की बात करेंगे, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा यह दिया गया था। और भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब हुआ था, 1965 में किया गया था। भारत में प्रथम भूमि जो है कि आपको विकास बैंक की स्थापना 1920 ईस्वी में झांग पंजाब में जो है कि आपको किया गया था। भूमि विकास बैंक का मुख्य काम क्या होता है, दीर्घ जो है कि आपको कालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध जो है कि आपको कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी, तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में आता है। और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को कहाँ पे, इटली में किया जाता है। पहला राज्य वित्त निगम की स्थापना किया गया था 1953 ईस्वी में, कहाँ पर, पंजाब में किया गया था। और क्रिसल जो है कि आपको क्या है, तो क्रिसल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ही क्रिसल कहा जाता है। और क्रिसल का पूरा नाम क्या है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की बात करेंगे, कहाँ पे होगा, हैदराबाद में होने वाला है। और स्थापना की बात करेंगे 1977 में इसकी स्थापना किया गया था।
अगला बोलता है कि ऊर्जा संकट में भारत में सबसे पहला कब महसूस हुआ था ऊर्जा संकट? 1973 में जो है कि आपको महसूस किया गया था। सेल की स्थापना 1974 में सेल की स्थापना किया जाता है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि किसी एक देश की कंपनी को दूसरे देश में किया गया निवेश क्या कहलाता है? तो यही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। एक देश का कोई है कंपनी जो दूसरे देश में निवेश कर रहा है, इसी को FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है कि आपको कहा जाता है। और भारत में प्रत्यक्ष जो है कि आपको विदेशी निवेश FDI सर्वाधिक सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, कौन सा देश सबसे अधिक करता है? तो सिंगापुर। आगे आइएगा, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है? अगला सवाल बोलता है कि सहकारी समिति का ढांचा त्रिस्तरीय जो है कि आपको ढांचा होने वाला है। अगला है कि नकदी की प्राप्ति होती है, मौद्रिक मजदूरी से नकदी की प्राप्ति होती है। और भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष जो है कि आपको स्वीकृत किया गया था? 1948 में इसको क्या मिला था? स्वीकृत जो है कि आपको मिला था। आगे आते हैं, अगला है कि पूंजी साधन का प्रतिफल होता है, क्या होता है? ब्याज जो है कि आपको होता है। और आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या होता है? आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है आपका उत्पादन में वृद्धि जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न है, क्या बोलता है? अगला प्रश्न है कि किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हुआ था? जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक घटाव हुआ था तो 1911 से 1921 के दशक में हुआ था। और जन्म दर व्यक्त किया जाता है प्रति 10,000 पर जो है कि आपको जन्म दर को व्यक्त किया जाता है। राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन की बात करेंगे, कब हुआ था? किसान आयोग का गठन 2004 में किया गया था। और भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य अदृश्य व्यापार और ऋण जो है कि इसमें निहित जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है? विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम जो है कि आपको कब पारित होता है? 1973 में पारित किया जाता है। विदेशी निवेश एवं व्यापार को सुगम बनाने के लिए इसको पारित किया जाता है। फेरा की जगह जो है कि फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? तो यह आया था 1999 ईस्वी में आया था फेमा। इंडियाज फॉर सेल नामक पुस्तक जो है कि आपको किसने लिखा है? तो यह लिखा है चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा। यह पुस्तक जो है कि आपको लिखा गया चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा। अगला है एविडेंट जो है कि आपको डिविडेंट है। डिविडेंट क्या होता है? तो डिविडेंट कंपनियों के शेयरों पर प्राप्त लाभांश को, जो कंपनी के शेयर होते हैं उसमें प्राप्त लाभांश जो होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग डिविडेंट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कुटीर ज्योति जो है कि आपको कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण से इसका संबंध जो है कि आपको होगा। और वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक जो है कि आपको किसने लिखा है, रचना किसने किया है? तो हिक्स की ये पुस्तक होगी। कागजी स्वर्ण जो है कि आपको किसे कहा जाता है? तो कागजी स्वर्ण SDR को कहा जाता है। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स जारी कौन करता है? यह IMF जारी करता है। इसमें कितने मुद्रा आते हैं? तो 5 मुद्रा आते हैं, SDR में शामिल होते हैं। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना जो है कि किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1996 में हुआ था। और कपाट का गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1986 ईस्वी को कपाट का गठन किया गया। मुख्यालय देखिएगा कपाट का कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय होगा। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में किया गया था। और राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष जो है कि आपको थे। आगे देखिएगा राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट की प्रकाशन जो है कि आपको 1949 में होती है। और भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी में किया गया था। अगला बोलता है कि समन्वित जो है कि आपको ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष जो है कि आपको शुरू हुआ था? IRDP तो ये 1978-1979 में जो है कि आपको शुरू हुआ था। और देश में महारत्न कंपनियों की संख्या 14 बताई गई है। देश में मृतरत्न कंपनियों की संख्या 24 बताई गई है। और नवरत्न की अवधारणा किस वर्ष केंद्रीय बजट में दिया गया था? तो 1997-98 में दिया गया था। और कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है। महारत्न दर्जा का सृजन का निर्णय जो है कि आपको लिया गया था कब? 21 सितंबर 2009 को जो है कि आपको ये निर्णय लिया गया था। और मिनी रत्न योजना कब से शुभारंभ किया गया? 1977 से जो है कि आपको शुभारंभ किया गया। भारत का सबसे बड़ा उद्योग की बात करेंगे, कौन सा उद्योग होगा? सूती वस्त्र का उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग होने वाला है। अगला देखिएगा योजना में कोर सेक्टर की जो है कि आपको तात्पर्य क्या है? तो कोर सेक्टर जो है कि आपको होगा कौन सा? चयनित आधारभूत उद्योग, यही कोर सेक्टर होता है। कोर सेक्टर में 8 उद्योग आधारभूत उद्योग आते हैं,
जैसे कोर में कौन कौन आता है, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और विद्युत, ये सब कोर सेक्टर में आता है। ये कोर सेक्टर का संख्या कितना बताया गया है, 8 बताया गया है। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, 1975 ईस्वी में हुई थी। और तेल एवं प्राकृतिक गैस ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुआ था। गोल्ड एंड सेक स्कीम की बात करेंगे, संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये है आपको संबंधित है, ये आपका है स्वैच्छिक जो है कि आपको सेवा निर्मित से जो है कि आपको संबंधित है, गोल्ड हैंड शेक। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की बात करेंगे, कहाँ होगा, कोलकाता में स्थित होगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय एबीडी का कहाँ होगा, यह जो है कि मनीला फिलीपींस में होगा। और एबीडी की स्थापना 1966 में किया गया था। अगला है कि भुगतान संतुलन, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट पद जो है कि आपको संदर्भित करता है आयात और निर्यात के मध्य अंतर को जो है कि आपको बताता है भुगतान संतुलन। आगे देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जो है कि आपको म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा है, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस होने वाला है। और निफ्टी का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, अच्छा एनईएफटी, निफ्ट है, निफ्ट का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक जो है कि आपको फंड ट्रांसफर है। आईएमपीएस इंटीमेट पेमेंट जो है कि आपको सर्विस है। और एमआईसीआर का एमआईसीआर 9 अंकों का कोड होता है, इसका पूरा नाम क्या है, मैग्नेटिक इंक जो है कि कैरेक्टर है ना, रिकॉग्नाइजेशन जो है कि आपको होता है। और स्विफ्ट की बात करेंगे, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड ट्रेड इंटरमार्क, इंटर जो है कि आपको ब्लैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन जो है कि आपको स्विफ्ट का होता है। आईएफएससी 11 अंकों का होता है। और इसका पूर्ण नाम क्या है, पूर्ण नाम जो है कि आपको है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी। एनटीपीसी की बात करेंगे, एनटीपीसी का है नेशनल एनपीसीआई का, सॉरी एनपीसीआई का कौन है, नेशनल पेमेंट्स जो है कि आपको कॉर्पोरेशन लिमिटेड होने वाला है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस होता है। आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। केवाईसी नो योर कस्टमर होता है। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ईएमआई इक्विलेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। एसपीआई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जो है कि आपको प्लान होता है। आगे बोलता है कि ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक है ना क्लियरेंस सर्विस होता है। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है कि इसका पूरा नाम होता है। तो ये रहा आपका, यहाँ पर जाकर आपका क्या ख़त्म हो जाता है, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स जो है कि आपको ख़त्म हो जाता है। आगे की कुछ विविध की चीज़ों दिया गया है, उसका हम फॉर्मेट विविध के नाम से टॉपिक बनाकर हम आपको क्या करेंगे, लाएंगे, जिसमें भारत का जो है कि आपको सामान्य परिचय ये जो है कि आपको होगा। उसके बाद जो है कि पड़ोसी देश के बारे में है, पंचायती राज के बारे में है, जनगणना के बारे में है ना, ये सब के बारे में कुछ कुछ जो है कि आपको विविध में जो है कि आपको दिया हुआ पॉइंट है। इस सब पॉइंटों को हम आपको लाकर एक वीडियो में इसको हम समेटने का प्रयास जो है कि आपको करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लग रहा है ये एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छाप दीजिएगा। और बहुत जल्द इसका पहला वीडियो जो है कि पार्ट आएगा। और पहला पार्ट के साथ हम लोग जो है कि आपको साइंस की भी पार्ट की शुरुआत जो है कि आपको करने वाले हैं। तो साइंस के लिए भी तैयार रहिएगा। साइंस की भी शुरुआत जो है कि बहुत जल्द आपके साथ हम लोग करेंगे। कल परसों में साइंस का पहला वीडियो मैराथन में बायोलॉजी का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, तीनों में से किसी एक का जो है कि आपको चला जाएगा। तो इसी के साथ इस सेशन की यहीं पर समाप्ति करते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।